गाजा में बढ़ते इजरायली सैनिकों की मौत के बीच हमास का संदेश, अगर जान बचानी है तो हथियार डालो, कैदी बनना मौत से बेहतर है। वीडियो किया जारी। अगली खबर में आपको बताएंगे ईरान की चेतावनी, अगर इजरायल अपनी हरकत से बाज नहीं आया तो इस बार पहले कर देंगे हमला, अमेरिका से मांगा मुआवजा। और साथ में आपको बताएंगे स्लोवानिया का बड़ा एक्शन, इजरायली मंत्रियों पर लगाया बैन। इसी के साथ आपको बताएंगे सीरिया पर इजरायली हमले के बाद तुर्की के एर्दोगान और सऊदी क्राउन प्रिंस राशिद अल जुलानी से की बात है। और साथ में आपको बताएंगे रूस ने यूक्रेन के कई गांवों पर किया कब्जा, पुतिन के करीबी मेदवेदेव की पश्चिमी देशों को धमकी, जरूरत पड़ी तो पहले हमला करेंगे। दोस्तों खबरें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों हाल के दिनों में गाजा में इजरायली सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हर दिन उनके सैनिक मारे जा रहे हैं या घायल हो रहे हैं। इसी वजह से अब इजरायल के अंदर भी जबरदस्त विरोध और बवाल मचा हुआ है। ऐसे माहौल में अब हमास के सैन्य विंग कताइब अल कस्साम ने एक ऐसा वीडियो जारी किया है जिसने इजरायली सेना की चिंता और बढ़ा दी है। दोस्तों पहले इजरायल कह रहा था कि हमास अगर सरेंडर कर दे तो हम हमले रोक देंगे, उसे पूरी तरह से हथियारों से मुक्त होना होगा। लेकिन अब कुछ इसी तरह का ऐलान हमास ने किया है। अल जजीरा के मुताबिक गुरुवार को हमास के सैन्य विंग कताइब अल कस्साम ने एक नया वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने गाजा में मौजूद इजरायली सैनिकों से साफ तौर पर अपील की है, लड़ो मत, हथियार डालो और आत्मसमर्पण कर दो। वीडियो में कस्साम ब्रिगेड ने इजरायली सैनिकों से कहा, गाजा में मौजूद नाजी सैनिक यकीन मानो हमारे जाबाज लड़ाके जरूर तुम्हारे पास पहुंचेंगे। अगर तुम लड़ना नहीं चाहते और अपनी जान बचाना चाहते हो तो अपने हथियार नीचे रखो, हाथ उठाओ और हमारे फील्ड इंटरेक्शन को फॉलो करो। वीडियो के अंत में कस्साम का संदेश था, एक कैदी मौत से बेहतर है। कस्साम ने यह वादा भी किया कि जो सैनिक हथियार डालकर सरेंडर करेगा उनकी जान की हिफाजत की जाएगी और उन्हें आने वाले कैदी विनिमय समझौते में शामिल किया जाएगा। अल जजीरा के मुताबिक इस वीडियो में 7 अक्टूबर 2023 को तूफान अल अक्सा ऑपरेशन के दौरान बनाए गए बंधकों की झलक भी दिखाई गई है, जिसमें हमास के लड़ाकों ने कई इजरायली सैनिकों और नागरिकों को बंधक बना लिया था। दोस्तों आपको बता दें कि अभी लड़ाकों की जो मेन टारगेट है वो यही है कि इजरायली सैनिकों को जिंदा पकड़ना, ताकि उससे समझौते में इजरायल पर दबाव बनाया जा सके और अपना पोजीशन मजबूत कर सके। यही वजह है कि पिछले दिनों एक इजरायली सैनिक को जिंदा पकड़ने की कोशिश भी की गई थी। वहीं दूसरी ओर ईरान के एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि अगर इजरायल को सजा नहीं दी गई और अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर किए गए हमलों का मुआवजा नहीं दिया तो ईरान कार्रवाई करने के लिए तैयार है। तेहरान में मौजूद एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने रूस के चैनल आरटी को दिए इंटरव्यू में बताया कि अगर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमले के लिए मुआवजा नहीं दिया गया और जायोनिस्ट शासन यानी इजरायल को सजा नहीं दी गई तो ईरान इस शासन के खिलाफ अपने पुराने स्तर की रोकथाम डिटेरेंस को वापस लाने के लिए कदम उठाने को तैयार है। जब उनसे पूछा गया कि अमेरिका तो दोबारा न्यूक्लियर बातचीत शुरू करना चाहता है तो उन्होंने जवाब दिया कि तेहरान ने कोई पक्का सीज फायर नहीं माना है और अभी बातचीत करना जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका बातचीत शुरू करने की कोशिश में है, लेकिन ईरान अभी सिर्फ अस्थायी तौर पर संघर्ष से रुका है। इस अधिकारी ने चेतावनी दी कि ईरानी सेनाएं किसी भी नए हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा, हमारे हाथ ट्रिगर पर है, लेकिन अगर बच्चों का कत्ल करने वाला ये शासन यानी इजराइल कोई गलती करता है तो इस बार हम दुश्मन की पहली गोली का इंतजार नहीं करेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका को अपने सहयोगियों को कंट्रोल में रखना चाहिए। वहीं दूसरी ओर दोस्तों स्लोवेनिया ने इजराइल के 2 बड़े और विवादित मंत्रियों, राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन गवीर और वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच को अपने देश में आने से बैन कर दिया है। स्लोवेनिया की विदेश मंत्री तानिया फायन ने साफ कहा कि ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि गाजा में हो रही हिंसा और तकलीफ को रोका जा सके। स्लोवेनिया ऐसा करने वाला यूरोपीय यूनियन का पहला देश बन गया है जिसने इजरायल के नेताओं पर इस तरह की कार्रवाई की है। दोस्तों इससे पहले ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और न्यूजीलैंड ने भी इन दोनों नेताओं पर पाबंदियां लगाई थी।
क्योंकि ये लोग फिलिस्तीनियों के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले बयानों के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, अगर इन दोनों मंत्रियों की बात करें तो स्मोट्रिच वेस्ट बैंक में इजरायली कब्जे की जिम्मेदारी संभालते हैं और गैर कानूनी यहूदी बस्तियों को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। बेन गवीर पहले भी नस्लीय नफरत फैलाने के केस में सजा पा चुके हैं और उनके घर में उस आतंकी की फोटो मिली थी जिसने 29 फिलिस्तीनी नमाजियों की हत्या की थी। दोस्तों, ये फैसला तब लिया गया है जब यूरोपीय यूनियन के बाकी देश इजरायल के खिलाफ मिलकर कोई कड़ा फैसला नहीं ले पाए। ऐसे में स्लोवेनिया ने अकेले ही ये सख्त कदम उठाया है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इजरायल की ओर से सीरिया पर हाल ही में किए गए जबरदस्त हवाई हमलों को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा से बातचीत की है। इस बातचीत में दोनों नेताओं ने इजरायली हमलों की कड़ी निंदा की और कहा कि यह हमला पूरे इलाके के लिए खतरा बन चुका है। तुर्की के राष्ट्रपति कार्यालय ने बताया कि राष्ट्रपति एर्दोगान ने अल शरा के साथ बातचीत के दौरान इस बात पर जोर दिया कि सीरिया पर इजरायल के हमले अस्वीकार्य है और इजरायली आक्रामकता पूरे क्षेत्र के लिए खतरा है। उन्होंने ये भी कहा कि तुर्की सीरिया की जमीन और अखंडता के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। उसी दिन बाद में एर्दोगान ने कहा कि इजरायल ने सीरिया में नरसंहार किया है, उसे शांति में कोई दिलचस्पी नहीं है। गाजा और लेबनान में भी वो बेकसूर लोगों की जान ले रहा है। वहीं सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी SPA के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने भी सीरियाई राष्ट्रपति से फोन पर बात की और सऊदी अरब की ओर से इजरायल के हमलों की सख्त निंदा की। उन्होंने कहा कि हम किसी भी ऐसे काम को नहीं मानते जो सीरिया की शांति और लोगों की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाए। दोस्तों, इजरायल ने सीरिया के सुवेदा, दरआ और दमिश्क में कई हवाई हमले किए जिनमें सेना और सरकार से जुड़े ठिकाने निशाना बने। हमलों के बाद अरब और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारी गुस्सा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग एक बार फिर तेज हो गई है। रूस ने गुरुवार को दावा किया है कि उसने यूक्रेन के 3 इलाकों डोनेट्स्क, जपोरिजिया और खार्किव में कुछ गांवों पर कब्जा कर लिया है। साथ ही रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने मॉस्को पर दबाव बढ़ाया तो रूस पहले हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को 50 दिनों की मोहलत दी थी कि वो युद्ध बंद करे, लेकिन रूस अब भी यूक्रेन पर हवाई हमले और जमीनी हमले कर रहा है। खार्किव डोनेट्स्क में सबसे ज्यादा भयंकर लड़ाई चल रही है और यूक्रेनी फौज हथियारों की भारी कमी का सामना कर रही है। दरअसल रूस के पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान में रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष मेदवेदेव ने नाटो और यूरोपीय देशों के उस डर को खारिज कर दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि रूस नाटो के किसी देश पर हमला कर सकता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर पश्चिमी देश रूस पर और दबाव डालते हैं तो रूस को पूरी तरह तैयार रहना होगा और जरूरत पड़ने पर पहले से हमला करना होगा। उन्होंने पश्चिमी देशों को धोखेबाज बताया और कहा कि उनके खून में धोखा है और वो खुद को दुनिया में ऊंचा समझते हैं। वहीं दूसरी तरफ नाटो ने यूक्रेन की मदद तेज करने की बात कही है। एक नाटो कमांडर ने बताया कि जर्मनी से पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को जल्द ही यूक्रेन भेजा जाएगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी रूस पर सख्त रुख अपनाया है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। ऐसी ही मध्य पूर्व और दुनिया भर की खबरें देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह हमारा नया चैनल है और आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।